वेनेजुएला ऐसा पहला देश है जिसने अपने सभी ग्लेशियर्स पूरी तरह से खो दिए हैं। इस देश के 6 में से 5 ग्लेशियर्स 2011 में ही पूरी तरह से मेल्ट हो चुके हैं और जो अब आखिरी ग्लेशियर है हम्बोल्ट ग्लेशियर, वो भी मेल्ट होकर 2 एकड़ से भी छोटा हो चुका है। यानी अभी वो ग्लेशियर से आइस फील्ड में बदल गया है और साइंटिस्ट ने अनुमान लगाया है कि ये आखिरी आइस फील्ड भी 10 सालों के भीतर पूरी तरह से मेल्ट हो जाएगा। और अगला नंबर है इंडोनेशिया का, जो 2026 तक अपने आखिरी बचे 2 ग्लेशियर्स भी खो देगा। मेक्सिको के भी 95% ग्लेशियर्स पिघल चुके हैं। और अगर आप सोच रहे हो कि हमें क्या, हमारे हिमालय माउंटेन पे तो बहुत बर्फ है, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखना। मैं आपको डेटा के साथ आगे समझाता हूँ कि हिमालय के साथ क्या हो सकता है। हम इस वीडियो में इन 5 चीजों के बारे में समझेंगे। आखिर ग्लेशियर किसे कहते हैं, इसका डेफिनेशन क्या है, ग्लेशियर्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों है, ग्लेशियर्स इतने तेजी से क्यों डिसअपियर हो रहे हैं, अगर सारे ग्लेशियर्स मेल्ट हो गए तो इसका क्या परिणाम होगा, इस डिजास्टर को रोकने के लिए क्या सोल्यूशन है, इन सभी सवालों के बारे में समझते हैं आज के इस वीडियो में। The melting of ice glaciers is accelerating. With one of the biggest glaciers in Antarctica and The world's tallest mountains are losing. Climate change are clear to see. Glaciers in the state melting. 6-story building as big as चलिए समझते हैं ग्लेशियर्स होते क्या है। ग्लेशियर स्लोली मूविंग बर्फ का एक विशाल पिंड होता है जो कई सदियों से स्नोफॉल होते होते जमीन पर कंप्रेस होने से फॉर्म होते हैं। ये प्रोसेस कई सेंचुरीज से ऐसे ही चला आ रहा है। अब सवाल ये है कि आखिर ये आइस कितना बड़ा या फैला हुआ होना चाहिए जिसे हम ग्लेशियर्स के कैटेगरी में डाल सके। ग्लेशियोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स के अनुसार एरिया वाइज ये बर्फ एटलीस्ट 10 एकर्स में फैला होना चाहिए और हाइट में डिपेंड करता है कि कौन सा टाइप का ग्लेशियर है। अगर माउंटेन ग्लेशियर है यानी जो पहाड़ों के ऊपर बने होते हैं तो अराउंड 50 to 100 मीटर्स के एवरेज थिकनेस के होने चाहिए। और अगर आइस शीट्स है यानी जो सरफेस पे फॉर्म होते हैं वो अराउंड 1.5 किलोमीटर टू 3 किलोमीटर के एवरेज थिकनेस के होने चाहिए। ग्लेशियर्स बहुत ही क्रूशियल है अर्थ के इकोसिस्टम के लिए और इनका एनवायरमेंटल, सोशल और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी बहुत अधिक है। जैसे फ्रेश वाटर रिजर्वियर, ग्लेशियर्स दुनिया के लगभग 69% फ्रेश वाटर स्टोर करके रखते हैं और गर्मी के मौसम में ये धीरे धीरे मेल्ट होता है जिसके कारण रिवर्स और लेक्स फॉर्म होते हैं जिससे हमें पीने और एग्रीकल्चर के लिए पानी मिलता है। क्लाइमेट रेगुलेशन, ग्लेशियर सनलाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं जिससे अर्थ के टेम्परेचर को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। सी लेवल रेगुलेशन, ग्लेशियर्स के कारण सी लेवल मेंटेन रहता है। अगर जितना ज्यादा ग्लेशियर मेल्ट होगा उतना सी लेवल बढ़ता रहेगा जिस वजह से जो कोस्टल लाइन पे सिटीज और आइलैंड्स है वो एक दिन समुद्र में डूब जाएंगे। इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, ग्लेशियर्स का मेल्ट वाटर माउंटेन और डाउनस्ट्रीम दोनों के इकोसिस्टम के लिए बहुत ही जरूरी है क्योंकि ये कोल्ड और न्यूट्रिएंट रिच वाटर प्रोवाइड करता है जो कई प्लांट्स और एनिमल स्पीसीज को जीवित रखने में मदद करता है। ग्लेशियर्स के इतने तेजी से पिघलने का सबसे बड़ा कारण है ग्लोबल वार्मिंग। इस ग्राफ में देखिए, इसमें दिखाया गया है कि डेकेड्स बाय डेकेड्स ग्लोबल टेम्परेचर किस स्पीड से इंक्रीज हो रहा है। इसमें देख सकते हो कि पिछले 20 सालों में ईयर बाय ईयर कितना टेम्परेचर बढ़ रहा है। 2023 आते आते 1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है, यानी कंपेयर टू 2023 में 1 डिग्री सेल्सियस और इंक्रीज हो गया है। अब इस ग्राफ में देखिए, ग्लोबल वार्मिंग के वजह से सी लेवल ऑन एवरेज 3.5 मिलीमीटर पर ईयर इंक्रीज हो रहा है, यानी 1993 से 2021 तक 100 मिलीमीटर तक सी लेवल ऊपर आ चुका है। अगर आप सोच रहे हो कि ये तो सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और सी लेवल सिर्फ 3.5 मिलीमीटर से ही तो बढ़ रहा है, इससे क्या ही फर्क पड़ेगा हमें, तो आप जानकर शॉक होने वाले हो कि ये एक्चुअल में कितना बड़ा नंबर है। 2019 के इस रिपोर्ट में नोवा यानी नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रेडिक्ट किया है कि 2050 तक टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने लगेगा और 2100 तक टेम्परेचर ऑलमोस्ट 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने लगेगा। और वही 2100 तक सी लेवल एक्सट्रीम कंडीशन में 2.5 मीटर तक बढ़ जाएगा और अभी गर्मी जितना प्रेडिक्ट किया था उससे भी कई एक्सट्रीम लेवल से बढ़ रही है। अगर ग्लोबल वार्मिंग ऐसी ही बढ़ती रही और सी लेवल 2100 तक 2.5 मीटर तक बढ़ गया तो बहुत सारी कोस्टल सिटीज और आइलैंड्स को बहुत नुकसान होगा, जैसे साउथ मुंबई के कुलाबा, नरीमन पॉइंट्स, बांद्रा वर्ली सीलिंग एरिया,
जुहू बीच और नवी मुंबई के कई पार्ट समंदर में डूब जाएंगे। और ऐसे ही कुछ मेजर सिटीज लाइक कोलकाता, ढाका, शंघाई, मायामी, न्यूयॉर्क सिटी के भी कुछ मेजर पार्ट्स पानी में डूब जाएंगे। और आइलैंड्स जैसे मालदीव, मार्शल आइलैंड, किरीबाती, तुवालू ये सारे समंदर में पूरी तरह से डूब जाएंगे। उससे पहले यहाँ के पूरे पॉपुलेशन को कहीं और माइग्रेट होना पड़ेगा और इन आइलैंड्स ने इसकी प्लानिंग भी शुरू कर दी है। 2019 में इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट के स्टडी ने बताया कि अगर टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा तो हिमालय के 50% ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे और अगर 2100 तक 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया तो 90% या उससे भी कहीं ज्यादा ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे और छोटे छोटे ग्लेशियर्स तो पूरी तरह से डिसअपियर हो जाएंगे। और अगर ऐसा हुआ तो इंडिया में वाटर क्राइसिस आ जाएगी, पानी की बहुत ही ज्यादा कमी हो जाएगी। तो अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि ये 1 डिग्री सेल्सियस भी कितना बड़ा नंबर है ग्लोबल टेम्परेचर के मामले में। अगर आप सोच रहे हो कि तब क्या होगा अगर दुनिया के सारे बर्फ पिघल गए, तो वर्ल्ड कुछ इस तरह से दिखेगा। लेफ्ट में करंट मैप है और राइट साइड में सारी आइस मेल्ट होने के बाद का मैप है। अगर आप इंडिया की तरफ जूम करोगे तो देख सकते हो कि यहाँ बांग्लादेश पूरी तरह से डूब चुका है और इंडिया के मुंबई, कोलकाता, गोवा, चेन्नई, सूरत ये सारे कोस्टल सिटीज भी पानी में डूब चुके हैं। अब समझते हैं ग्लोबल वार्मिंग को कम करने का क्या सोल्यूशन है। सबसे पहला पॉइंट है ट्रांजिशन टू रिन्यूएबल एनर्जी, यानी हमें फॉसिल फ्यूल यूज करना कम करना चाहिए और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस में ट्रांसफर होना चाहिए लाइक सोलर, विंड एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर एनर्जीज। और इस चीज पे दुनिया भर के देश बहुत ही तेजी से काम कर रहे हैं। इंडिया ने 2022 तक 175 गीगावाट अचीव कर लिया है। उसमें 100 गीगावाट सोलर है, 60 गीगावाट विंड, 10 गीगावाट बायोमीथेन और 5 गीगावाट हाइड्रो है। और 2030 तक इंडिया ने 500 गीगावाट तक टारगेट रखा है। अगर हमने ये टारगेट अचीव कर लिया तो ऑलमोस्ट 50% एनर्जी हमारी रिन्यूएबल एनर्जी हो जाएगी। सेकेंड पॉइंट है एनर्जी एफिशिएंसी, यानी हमें कार्बन एमिशंस कम करने चाहिए। लाइक ट्रांसपोर्टेशन में फॉसिल फ्यूल से चलने वाली व्हीकल की बजाय इलेक्ट्रिकल व्हीकल यूज करना चाहिए। सेम इंडस्ट्रीज को भी फॉसिल फ्यूल से रिन्यूएबल यूजेज शिफ्ट होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है रिफॉरेस्ट्रेशन एंड एफॉरेस्ट्रेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एटलीस्ट हमें हमारे आसपास जितना हो सके उतना प्लांट और ट्रीज लगाने चाहिए, जंगल्स को रिस्टोर करना चाहिए। ट्रीज और प्लांट एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जॉर्व करते हैं और ये नेचुरल कार्बन सिंक्स का काम करते हैं। बिहेवियरल चेंजेस, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमें खुद को और दूसरों को भी एनकरेज करना चाहिए सस्टेनेबल लाइफस्टाइल चॉइसेस एडप्ट करने के लिए, जैसे कि मीट कंजम्पशन कम करना चाहिए, ज्यादातर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज करना चाहिए और मोस्ट इम्पोर्टेंट जितना हो सके वेस्ट कम करिए, अपने आसपास सफाई रखिए। यह बहुत बड़ा रोल प्ले करता है क्लाइमेट चेंज पे। इस टॉपिक पे पूरा एक अलग से वीडियो बन सकता है। तो अगर हमें अपने अर्थ को बचाना है तो गवर्नमेंट्स, बिजनेसेस, कम्युनिटीज और हम सभी इंडिविजुअल्स के एफर्ट्स चाहिए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही नॉलेजेबल टॉपिक्स जानने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राइट वाला वीडियो क्लिक कीजिए अगर आपको जानना है कि दुनिया की सारी मधुमक्खियां मर गई तो क्या होगा, और लेफ्ट वाला क्लिक कीजिए इंडियंस का ओरिजिन जानने के लिए। थैंक यू वीडियो अंत तक देखने के लिए।